चलो आपने कहा बिस्मिल्लाह करें, तो हम लोगों ने कहा चलो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। एक्चुअली वालेकुम सलाम नास, आई वाज वेटिंग कि क्योंकि रात को एक शॉर्ट फॉल है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसलिए मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी लोग उठे होंगे तो चार्ज वार्ज करके जो नहीं, इसलिए वेट किया था। क्योंकि टुडे इज लास्ट लेक्चर, आज आखिरी लेक्चर है, तो इसलिए मैं चाहता था कि यस टुडे इज लास्ट क्लास। You heard? I told. Mir Ali. Walaikum salam. Daniel, fine. TikTok. खैरियत से हो? Yes. वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हमें 7:02 का हुआ है, 9 बजे उठाया और यूएसएसपी की क्लास कैंसिल कर दी। अच्छा, Vipin, oh my God, not Vip at all. We will miss your lectures and plethora of the knowledge you carry with you. Thank you, Mir Ali. I'm obliged, really obliged, really obliged. Thank you so much. You, sir, I'm fine, Zareen, I'm fine. God bless you. Thank you, Ali. Thank you, thank you. Walaikum salam, Abdullah, fine, TikTok. Thank you, Musafira. Walaikum salam. Sir, we will miss you and your religion. Thank you, Rabia Yamin. Thank you. I'm obliged. Raat ko is Amna. Thank you, Amna. Amna, thank you. Thank you. I'm obliged throughout brother brothers classes. Thank you. I'm logged in through brothers class. अच्छा, रात को डर लगा है क्या मेरे अजीज हमवतनों? कोई डर मत नहीं लगा है। ओपन कर ले। ओपन ठीक है। क्या करने का? वालेकुम सलाम, बखैर 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 आइए। सर कौन सा लास्ट क्लास है, आपको जाने नहीं देंगे? क्यों जाने नहीं देंगे? Oh my God. वालेकुम सलाम सर। May God bless you too. Asana Kirtias, fine, TikTok, looking great. As usual, Sad. Sad, I'm copying you. आपको copy कर रहा हूँ. वालेकुम सलाम. Good morning. आपका अभी morning हुआ है यार, मेरे तो अभी noon चल रहा है. Oh my God, किसने said बिलाल बुखारी ने oh my God लगाया. Walaikum salam, Mahmud. We will miss you, sir, for a second time after Islamiyat. Alvida, gender studies. Very funny guy, very funny. I will miss you too. Saad Mehman, right, honored. Aicha, may Allah bless you too. Good morning, Arsalan, and Walaikum salam. Stay blessed. We miss you for Islamiyat and gender. Thank you, Arsalan. I will miss you too. आपको oh my God बहुत याद आ गई। अच्छा, oh my God on this word। लबाइक की लेक्चर, लबाइक की लेक्चर सर, लबाइक की लेक्चर सर। अच्छा, फातिमा, हाँ यस। थैंक यू अली अख्तर, थैंक्स मैम अमना, हमारा आधा काम आसान करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। खैर लेट्स स्टार्ट करते हैं आज नए टॉपिक से, क्योंकि एक दो इसके हवाले से वो भी आए हुए थे कि सर आज जो क्लास फाद मुनीर टाइम क्या है फाद ठीक-ठाक। सैयद बुखारी ये क्या है? सैयद बुखारी क्या करे, मेरे पिक्चर लगाया है बुखारी, सैयद बिलाल बुखारी, आपने अपने डीपी पे मेरा पिक्चर लगाया है और वो भी मेरे स्काउटिंग का। ओह माय गॉड, कहाँ से मिला है? ये अच्छी बात नहीं है पाजी, देख ले। हाँ, ये चेक कर यार। ओह माय गॉड। दुआ प्लीज फॉर माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ऑलवेज इंशाल्लाह बिल्कुल। कल रात लगाई, लाइट चली गई थी, मैंने सोचा सर को ब्लैक विगो उठा ना ले। फादर लीव इज विद मी, तो मुझे कोई ब्लैक विगो नहीं उठा सकता है। गरीबों की दुआएं आपके साथ, गरीबों की दुआएं, सबकी दुआएं हमारे साथ है। कोई गरीब नहीं, गरीब वही जिसका दोस्त ना हो। सर जी मिस करेंगे आपको। I will miss you too. It was really great time with you. खैर कमिंग आज जो है ग्लोबलाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे। फिर आप विदा वाली बातें ना करो, जैसे कि 3 घंटे आप उनके साथ गुजारने, फिर सारे भूल जाऊंगा।
तो आज की जो टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन। जेंडर के हवाले से हम बात करेंगे। जेंडर से मुराद है कि दरअसल तौर पर विमेन, जेंडर एंड सॉरी ग्लोबलाइजेशन एंड विमेन, उसका टॉपिक आज हम लोगों को। तो ग्लोबलाइजेशन एंड जेंडर में स्पेशली विमेन, उसके पर्सपेक्टिव है। तो जो जेंडर और ग्लोबलाइजेशन है उसके हवाले से सलीम हम कर चुके हैं। कल मैंने आपको बताया था जेंडर और पॉलिटिक्स के अंदर गवर्नेंस वाले एस्पेक्ट्स भी आपको बताए थे। इफ यू वांट तो आई विल टीच अगेन, इफ यू वांट आई विल डोंट वरी। पहले मैं कराऊंगा फिर इसके बाद है भाई वो कि जशन स्टार्ट करें। जशन स्टार्ट करो फातिमा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? Okay, okay, okay. If you want, don't worry. अच्छा, ओके ओके इम्तियाज, डोंट वरी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक दफा पहले भी आया था इसके हवाले से। इवन तो कुछ मुझे ज़ुहैब ने भी कहा था, मैं वो कहते हैं कि सर मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म की भी हो सकता है पूछा जाए, तो मैं आज वो भी आप लोगों को बता दूंगी इंशाल्लाह, डोंट वरी। अच्छा, तो ग्लोबलाइजेशन एंड विमेन या ग्लोबलाइजेशन एंड जेंडर, इसका क्या इम्पैक्ट होता है? क्या ग्लोबलाइजेशन का कोई इम्पैक्ट हुआ था? पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, नेगेटिव इम्पैक्ट आया? या अगर कि आप लोगों ने एक एस्पेक्ट नहीं लेना है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आप लोगों ने बयान करने हैं। आप लोग जब भी इस तरह आ जाए ग्लोबलाइजेशन, कॉलोनाइजेशन या इंपीरियलिज्म, जो यानी यहाँ पर आ जाए आपके करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, जहां पर भी आपकी टॉपिक आ जाता है, आप लोगों ने 360 एंगल से इसको देखना है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स दोनों देखने होंगे आप लोगों को। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक स्पेशली ग्लोबलाइजेशन। पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट मींस बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से क्या मुराद है? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन से क्या मुराद है? डू यू नो ऑल ऑफ यू ग्लोबलाइजेशन से क्या मुराद है? एक सेकंड जेंडर स्टडी से हट करके एक चीज बताता चलो आप लोगों को। याद रखिए ग्लोबलाइजेशन अब दरअसल तौर पर ग्लोबलाइजेशन दरअसल तौर पर उसकी 2.0 3.0 अभी इवन दो बात जो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन की 0.5 5.0 चल रहा है। ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट फेजेस है, जिस तरह मॉडर्निटी के डिफरेंट फेजेस थे, तो इसी तरीके से आप लोगों ने ये भी देखना है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट आ जाता है और ग्लोबलाइजेशन से क्या मुराद है। यस, ग्लोबलाइजेशन से मुराद दरअसल तौर पर है कि जब हम लोगों ने इंटरेक्शंस ऑफ द कंट्रीज और स्पेशली एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, बिजनेस वेंचर्स और पीपल टू पीपल कांटेक्ट, और उसके साथ साथ आकर देखते हैं कि दुनिया जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुका है, एक दूसरे के साथ उसका इंटरेक्शन बढ़ चुका है, दो एस्पेक्ट से उसके इंटरेक्शन बढ़ चुका है। एक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी बढ़ चुका है और कम्युनिकेशन के हवाले से भी बढ़ चुका है। जब एक आपकी टेलीकम्युनिकेशन या आपकी एक दूसरे के साथ जो आप रवाबित जो है, आप बताए एक लिंक पर, एक ईमेल पर आप दूसरे कंट्रीज के साथ, जो आपकी दुनिया के नॉर्थ पोल में हो या साउथ पोल में, ईस्ट में या वेस्ट में, तो इंटरकनेक्टिविटी इस तरीके से बढ़ी है कि आपका उनके साथ कम्युनिकेट करना और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन इतना बढ़ चुका है कि आप इजिली वो जो एक साल लगता था, 2 साल लगते थे किसी चीज को ट्रांसपोर्टेशन करने में, उसके साथ बिजनेस करने में, तो आप वो मंथ्स में भी नहीं बल्कि डेज में हो चुका है। आपको पता है कि 24,000 जो माइल्स डिस्टेंस था, अब सिर्फ 24 डेज में ही वो सब कुछ हो जाता है। क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है कि नेटवर्किंग भी हो चुकी है, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हवाले से भी हो और कल्चर के हवाले से, आपका पीपल टू पीपल इंटरेक्शंस है, और यस ट्रेड है, वो आगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी है, जिसका स्पेशली मेन एस्पेक्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का और इंटरकनेक्टिविटी का और कम्युनिकेशन की वजह से अब लोग एक दूसरे की जो ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि लोग एक दूसरे की एक्सपीरियंसेस से सीख जाते हैं, एक दूसरे की एक्सपीरियंसेस से
और जो लॉज बनते थे, जो थ्योरीज बनती थी, जो पॉलिसीज बनती है ग्लोबल लेवल पर, आप सारी कंट्रीज पे थ्रू आउट वर्ल्ड हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्लाइज करते हैं और वो आ सकते हैं और उसकी इम्पैक्ट्स आ जाते हैं। यस, और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का ये है कि जो दोज कंट्रीज थे जिनकी अभी तक वहां पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ था, या जहां पर स्कॉलरशिप्स नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, वहां पर रिसर्च नहीं था, तो आप जो डेवलप्ड कंट्रीज है, दरअसल तौर पर वो डेवलप्ड कंट्रीज क्या करते हैं, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो डेवलप्ड कंट्रीज की एक्सपीरियंसेस से, उसके नॉलेज से, उसके रिसर्च से, उसके काम से क्या करते हैं, गेट बेनिफिट हो जाते हैं, इस्तेफादा हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर हम बहुत सारी चीजें जो यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पाकिस्तान ने तो खुद तो नहीं किया है, बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, द वेस्ट वर्ल्ड है, या अमेरिका या बाकी वहां पर जितनी भी एडवांसमेंट हुई है, उससे पूरी दुनिया क्या हो रही है, वो दरअसल तौर पर गेट बेनिफिट हो रहा है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दुनिया थोड़ा सा क्लोज आना स्टार्ट हो गया था। स्पेशली अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा जाए, वेस्ट बहुत ज्यादा क्लोज आया था एक दूसरे के साथ, वहां पर इंटरकनेक्टिविटी हुआ था, और उन लोगों की एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस जब हुआ था, स्पेशली तौर पर दुनिया द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कैप्चर करने या कॉलोनाइज करने के लिए ये भी हुआ था। और फिर यस, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जब स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर दुनिया जब उसने देखा था कि दुनिया एक डूम की तरफ जा रहे थे, तो वहां पर उन लोगों ने डायरेक्ट, जिसे हम टोटल वॉर कहते हैं, टोटल वॉर का पता है ना, फुल फ्लेज वॉर नहीं हुआ था, टोटल वॉर नहीं हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर टोटल वॉर नहीं हुआ है, फुल फ्लेज वॉर नहीं हुआ है, बल्कि कोल्ड वॉर इरा स्टार्ट हो गया। लेकिन उस कोल्ड वॉर इरा की दो चीजें बहुत कॉमन थी। एक चीज था कोऑपरेशन, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन भी करते थे, चाहे पॉलिटिकल कोऑपरेशन था, आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का देखो, आप साल्ट देखो, आप स्टार्ट देख लो, आप ओआईसी अगर आप देखें वो बनाया था, इसीलिए सेप्स जब उन लोगों ने बनाया था, खुद अगर आपने देखा था अलायंसेस बनाए गए थे। और उससे पहले अगर थोड़ा सा पहले चले जाते हो तो जो यूनाइटेड नेशन बना था, इवन दो यूनाइटेड नेशन भी एक कोऑपरेशन का, म्यूचुअल कोऑपरेशन का या पीसफुली कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ पीसफुली कोई डेडलॉक आ जाता है, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल जो डेडलॉक आया था, तो उसको भी पीसफुली रिजोल्व करते थे। इसके बाद फिर हम लोगों ने जब दुनिया में स्पेशली तौर पर जब हम लोगों ने देखा था कि वार से कुछ नहीं होता है, और जो कंट्रीज, जो बाइपोलर दोनों कंट्रीज थी, वो आहिस्ता आहिस्ता म्यूचुअल सिम्बियोसिस की तरफ आए, वो सिम्बियोन्स बन गए एक दूसरे के साथ, म्यूचुअल कोऑपरेशन स्टार्ट किया था। तो फिर हम देखते हैं कि उस इंसिडेंट में एक कोल्ड वॉर में प्रॉक्सीज वॉर स्टार्ट हो गए थे, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होने के कोऑपरेशन करते थे। उन्हीं दिनों में आप बताए जब इकोनॉमिक क्रंच आया था दुनिया में, एक बिगेस्ट इकोनॉमिक क्रंच आया था, तो वहां पर मार्गरेट थिएचरिज्म आया था। मार्गरेट थिएचर जब आई थी, तो उससे फिर हम लोगों ने देखा था कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करवाए गए थे, जिसमें अगर आप देखें जो अपना आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, और इसके अलावा डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाए गए थे। उसका एक, जिसे हम ब्रिटन वुड सिस्टम कहते हैं, उसका एक और सबसे इंपॉर्टेंट अफेक्ट ये आया था कि उससे लोगों की इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ चुका है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ चुका है। तो दुनिया में दो कंट्रीज जो इससे पहले उन लोगों के दरमियान ही था, एक था डेवलप्ड कंट्रीज जिसे हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, एक ग्लोबल साउथ जिसे डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं। इन दोनों कंट्रीज का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बढ़ चुका है। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या इसका इंटरेक्शन पॉजिटिव था, नेगेटिव था, तो किस तरीके से था, वो सारे हम आगे बात करेंगे। इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पर ग्लोबलाइजेशन का एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, नेगेटिव इंपैक्ट भी है। और आपको पता है कि हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी जो है, स्पेशली तौर पर हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी इज एक्चुअली, दरअसल तौर पर वो है विमेन, वो विमेन है। और उस विमेन का भी इस ग्लोबलाइजेशन का उस विमेन पर क्या इंपैक्ट है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक दो तीन चीजें और आप सुन लें। जब ग्लोबलाइजेशन आया था, आपको पता है ग्लोबलाइजेशन के साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन भी पीक पर आया है। ग्लोबलाइजेशन के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ गई थी, और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एक
जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है, सॉरी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी बढ़ चुका था। अब जो कंट्रीज ग्लोबल नॉर्थ है, डिपेंडेंसी थ्योरी के मुताबिक जैसे आप लोगों को बताया था, ग्लोबल नॉर्थ जो है वो ग्लोबल साउथ पर क्या करते हैं, उस पर एक्चुअली तौर पर वो डिपेंडेंट है फॉर रॉ मटेरियल के लिए और चीप लेबर के लिए उसको जरूरत पड़ता है। और स्पेशली द अदर साइड पे अगर देखते हैं, जो ग्लोबल साउथ है उसको टेक्नोलॉजी उसके पास थी, वो जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना चाहते हैं या किसी चीजें को आप खुद में लाने की कोशिश जब करते हैं, एडवांसमेंट की तरफ अगर चलते हैं, अगर डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, तो उनको अभी उन सारी चीजों की जरूरत होती है, अलाकार की जरूरत होती है जो डेवलप कर चुके हैं इन ग्लोबल नॉर्थ के अंदर। तो इस तरीके से इंटरडिपेंडेंस बढ़ने के साथ साथ ही तो कुछ कंट्रीज के अंदर आपको बताया कि जहां पर अर्ली डेवलपमेंट हुआ है, जैसे हम डेवलप्ड कंट्रीज आप कहते हैं, वहां पर भी विमेन का क्या स्टेटस को था, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आया था। हम लोगों ने देखा कि इसके आने से, ग्लोबलाइजेशन के आने से वहां पर हम लोगों को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिलना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि वहां पर अब बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के साथ दो चीजें जो है दुनिया में राइज हो गई है, वो है ह्यूमन राइट्स प्लस उसके साथ अगर आप देखते हो कैपिटलिज्म को, फ्री मार्केट्स को लोगों ने बड़ा उसकी बात की है। ह्यूमन राइट्स प्लस कैपिटलिज्म जब आया था तो वहां पर इकोनॉमिक लिबरलिज्म की भी वो बात करते हैं, इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात करते हैं। जब इकोनॉमिक लिबरलिज्म होता है और स्पेशली तौर पर जब पूरे वर्ल्ड इंटरडिपेंडेंट होता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो अब आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है कि आपको क्या करना होगा, नए सिरे से स्टार्ट करना होगा ये सारी चीजें। तो कमिंग टुवर्ड्स, अब मैं एस्पेक्ट्स की तरफ आऊंगा आप लोगों को, वो क्या है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम के हवाले से बताना था। ये थोड़ा सा माइंड आप लोगों को बनाया है रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन। अब हम आते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड जेंडर डेवलपमेंट या जेंडर पर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आया है, नेगेटिव क्या इम्पैक्ट्स आए, तो मैं आपको दोनों बता दूंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। पहले मैं आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बताऊंगा कि ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आया था। और आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन से ही, क्योंकि दरअसल अगर देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के पीछे एक और चीज भी था, वेस्टर्नाइजेशन। और वेस्ट में अगर आप देखते हैं वहां पर इंडिविजुअलिज्म है, क्या साहब कि इंडिविजुअलिज्म से मुराद है एक फर्द की जो ह्यूमन राइट्स है, एक फर्द की जो राइट्स है, दरअसल तौर पर उसके बारे में भी फोकस होना स्टार्ट होगी। तो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जो आया था वो था इंडिविजुअलिज्म पे। और इंडिविजुअलिज्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आया था, विमेन को पहले जो सोसाइटी में जिस तरीके से कंसिडर किया जाता था, वो जो है अब उसका इंडिविजुअल एंटिटी जो है उसको भी आप लोग क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस स्टार्ट हो जाता है। तो जो अचीव स्टेटस था विमेन का, अचीव स्टेटस अब उसका ये है कि वो उसका नेशनल स्टेटस की तरफ चला जाता है। अचीव स्टेटस से मुराद सोसाइटी में जो दिया गया था। अब जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो आप लोगों ने बाकी वर्ल्ड को देख करके वहां पर विमेन का स्पेशली तौर पर अगर आप देखते हैं विमेन के, यस वहां पर विमेन का क्या है, विमेन का पॉजिटिव इम्पैक्ट विमेन पर क्या है कि अब विमेन भी एज एक इंडिविजुअल के तौर पर कलेक्टिवली उसका इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस जो है, उस इंडिविजुअल बंद करवाएं नहीं हुआ है, स्क्रीन ऑफ है। एक इंडिविजुअल उसका एग्जिस्टेंस जो है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, उसके इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्पेशली इंडिविजुअलिज्म से मुराद ये है कि उसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि अब उससे पहले जो था उसका इस तरीके से नहीं था, अब उसका इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर एग्जिस्टेंस अब आ चुका है। स्पेशली आपको पता है कि यानी वी आर इंडिविजुअलिज्म से मुराद है कि वी आर गोइंग टू वैल्यू द अदर पीपल ओइंग टू देयर ओन एग्जिस्टेंस। पहले विमेन को आप पता है जस्ट लाइक एज अ चैटल के तौर पर, एज अ कलेक्टिव क्लास के तौर पर कंसीडर किया जाता था। अब इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ विमेन को एक्सेप्टेंस मिली है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ विमेन को क्या मिली है और उसको एक अप्रोच मिला है। तो हम लोगों ने ये देखा है, यानी
उसकी अपनी एस्क्राइब्ड स्टेटस, एस्क्राइब स्टेटस ऑफ विमेन। एस्क्राइब आपको बताया था ना, एस्क्राइब यानी नेचुरल, उसका नेचुरल जो डिस्पोजिशन है, नेचुरल उसका है, उसको हम कहते हैं एस्क्राइब यानी नेचर। इससे पहले नर्चर्ड हुआ करता था। इसके बाद जो आपको होता है कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन के साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, याद रखिए, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से दो चीजें आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन से दो चीजें इंपैक्ट आपकी आ जाती है उस पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन दो फायदे इंडस्ट्रियलाइजेशन से हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन से दो फायदे क्या हुआ, एक ये फायदा हुआ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है तो उसके साथ ही आपको पता है कि आपका इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया है। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस स्टार्ट होने की है कि इंडिविजुअल मैन आएगी। I'm not getting इम्तियाज। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या मुराद है, दो चीजें होगी। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये हुआ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है। आपको पता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अब कि जो प्रोसेस ज्यादा प्रोसेस हो रहा है, अब आपको उस प्रोसेस करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, वर्क फोर्स चाहिए। वर्क फोर्स यहाँ पर अक्सर लोग याद रखें, जेंडर स्टडीज में आपने इस तरीके से टर्म नहीं लिखा है, मैन फोर्स नहीं आएगा, ठीक है, याद रखिए वर्क फोर्स। आपको वर्क फोर्स आप लोगों को लिखना होगा। मैन फोर्स आप कहते हैं मैन फोर्स, मैन पावर नहीं, ना मैन पावर लिखना है ना आप लोगों ने यहाँ पर वर्क फोर्स ही लिखना होगा। वैसे जनरल भी आप यही लिखना होगा, स्पेशली जेंडर स्टडीज में आप लोगों ने इस तरह टर्म्स नहीं लिखना है जहां पर मैन 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 आता है, ठीक है, मैन मैन से दूर रहो, ठीक है, जेंडर को। अच्छा, तो ये जो है वर्क फोर्स बढ़ा, और जब वर्क फोर्स बढ़ा पड़ता है मलंग पार्टी होती है। अब यहाँ पर विमेन को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल गई है। विमेन को हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है इनटू द कॉर्पोरेट सेक्टर। वी हैव इनकॉर्पोरेटेड विमेन इनटू कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में या इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में उसको जॉब मिलना स्टार्ट हो गया था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक ये फायदा हो गया। सेकंड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उससे जो विमेन का ट्रेडिशनल रोल था, ट्रेडिशनल रोल से विमेन का जो हैंडक्राफ्ट्स करते थे या विमेन जो है वो स्टिचिंग वगैरह करते थे, उसका जो ट्रेडिशनल रोल था उसके बजाय अब उसका क्या है, एक एडवांस रोल मिलना स्टार्ट हो गया। अब वो फैक्ट्रीज के अंदर, अब उनके अंदर जो है मैकेनिकल लाइफ, जो मैकेनिकल वर्क था, इससे पहले फिजिकल वर्क होता था, अब थोड़ा सा मैकेनिकल वर्क के अंदर उसको इनकलकेट करवाया। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये हो जाता है। अच्छा, एक और वजह, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अस्मा खान नुकसान आगे बताऊंगा, अस्मा आगे सब कुछ बताऊंगा, ये नुकसान जरूर हुआ है। आगे चलेंगे, जब आएंगे अस्मा याद दिलाना तो उसके नुकसान भी लिखेंगे वहां पे। ठीक है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ओ माय गॉड। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, वो क्या है कि आपको पता है कि जब इंडस्ट्रीज बनती है, जब अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली तौर पर आपको पता है कि जब इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एडवांसमेंट हुई, तो इस एडवांसमेंट के लिए आपको याद रखिए विमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली तो अब हम लोग लिखेंगे मेन इंपॉर्टेंट दैट इज विमेन का एजुकेशन होना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। विमेन का क्या हुआ, जब आपको पता है कि इंडस्ट्रीज में और उसके साथ साथ फैक्ट्रीज के अंदर जब काम करना है तो आपको क्या चाहिए, इधर आपको पता है जब जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी तो अब आपको क्या है, एजुकेशन की ज्यादा जरूरत है। तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारी एजुकेशन है। यानी एजुकेशन आपको क्या चाहिए, आपको लिटरेट प्लस स्किल
लेबर चाहिए ना। इंडस्ट्रीज के अंदर आपको याद रखे, अब कोई एग्रीकल्चर नहीं कि बस ठीक है भाई ये ग्रांति पकड़ लो, ये काम करो या कटाई करना, यूं करना, अल्लाह माशाल्लाह सब कुछ हो गया। अब आपको फैक्ट्रीज के अंदर अगर काम करना है तो आप उसके लिए आपको स्किल्ड ओकेशनल जो की ऑक्यूपेशन है उसके लिए आपको लिटरेट और स्किल्ड लेबर चाहिए। तो विमेन जो है दरअसल तौर पर, यस बिल्कुल, तो विमेन दरअसल तौर पर क्या है, गुड पॉइंट मुनीर, तो लिटरेट एंड स्किल्ड लेबर चाहिए। इस लिटरेट और स्किल लेबर को हासिल करने के लिए वहां पर क्या हुआ आपने देखा होगा, विमेन के लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एनहेंस हो गई है। विमेन के लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज क्या है, वो उनके लिए बढ़ गई है। प्लस विमेन जो पहले सिर्फ नर्सिंग करती थी, होम इकोनॉमिक्स पढ़ती थी, अब विमेन को क्या हुआ, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर उनका टेक्निकल एजुकेशन के भी उसका बढ़ गया। टेक्निकल, जब टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ जो प्रोफेशनल नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज भी बन चुका है। आपने देखा होगा इससे पहले डाइवर्सिफिकेशन ऑफ नॉलेज हुआ, यस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ नॉलेज हुआ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज हुआ। इससे पहले आपने देखा विमेन इंजीनियरिंग में नहीं जाती थी, अब विमेन इंजीनियरिंग में जा रही है। इससे पहले आपको पता है कि विमेन हार्ड जो एक्टिविटीज होती थी, सिविल इंजीनियरिंग था, बाकी इंजीनियरिंग थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विमेन नहीं जाती, अब विमेन जाती है क्योंकि इंडस्ट्रीज को रिक्वायर्ड होता है वर्क फोर्स। जब उसको वर्क फोर्स की जरूरत होती है, मैन जो है आपको देखा होगा वो तो सारे मलंग पार्टी, सारे तेरी वाली मेरी वाली उसमें लग गया ना मर्द सारे, और तेरी वाली मेरी वाली, रेड कपड़ों वाली ब्लू कपड़ों वाली ना, अब तो मर्द सारे इंजो जोन बन गए। आप याद रखिए हमारी नेक्स्ट जनरेशन इम्तियाज वो मर्दों से नहीं है, औरतों से, ठीक है। हम जो एक घर में बैठ करके रिप्रोडक्टिव रोल हम लोगों को करना होगा अब इसके बाद। ठीक है, तो विमेन का क्या है, वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आ गए, तो इंडस्ट्रियल नॉलेज भी उसके लिए इसके साथ क्या हो गया, इंडस्ट्रीज के अंदर भी है। और इसी के साथ जिस तरीके से फातुली ने बताया, उसके पास क्या है, हमारे पास विमेन को दरअसल तौर पर क्या है, ठीक है यार, जेंडर चेंज सर्जरी करवा ले। आई विल असिस्ट यू मैन। यस यस बिल्कुल फारूक अहमद, जेंडर नॉलेज को इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से, यस ये तो सोचिए समझे चाल है वुमेन का। अच्छा इंडस्ट्री, इसके बाद उसके लिए स्कॉलरशिप्स बढ़ा, स्कॉलरशिप्स बढ़ गई, वुमेन सेंट्रिक आप पता है उसके स्कॉलरशिप्स बढ़ा, फॉरेन स्कॉलरशिप उनको आना स्टार्ट होगी। इसके अलावा अगर आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर भी आप लोगों ने विमेन एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, और द वर्ल्ड में विमेन को जो नहीं लोगों को, क्योंकि एक बड़ा फारूक अहमद आपकी बात बिल्कुल सही है, नॉलेज को इकोनॉमी के साथ। अच्छा यहाँ पर आप लोगों ने जेंडर में नहीं लिखना है, मैं थोड़ा सा आपको इससे ऐड करके बता दूंगा, एक जो अगर जहां तक मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक बता दूं। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू गॉर्बेचोव ने किया था कि जब हम लोगों ने वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 और इतनी वार्स कोल्ड वार्स वार खेला हम लोगों ने ना, जंग खेला, तो इससे जो हमारी मैन फोर्स जो है वो खत्म हो गई, मैन फोर्स। तो उसके बाद वो ने जब देखा तो इसके अंदर उसने कहा कि भाई आप कौन कर सकते हैं, तो उसने कहा चलो विमेन को उसकी आजादी का लॉलीपॉप दे करके उसको वर्गलाते हैं। तो उन लोगों ने इसके आजादी को लॉलीपॉप दे करके उनकी जिंदगी को और बर्डन कर लिया। पहले उसका रिप्रोडक्टिव रोल था, रिप्रोडक्टिव रोल से अब क्या हो गया, अब प्रोडक्टिव रोल में भी आ गई। देखो रिप्रोडक्टिव रोल मैन नहीं ले सकता है, विमेन तो जो प्रोडक्टिव रोल है दोनों कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव रोल में वो मर्द कभी भी नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं, ये याद रखें, बच्चे तो दोनों भी हो सकता है। इसीलिए फिर उसने ये कहा कि भाई हम लोगों ने इस उम्मत को, सॉरी इस आदि इंसानियत को क्या है, इस आदि इंसानियत को हम लोगों ने काम में लेके आए। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि विमेन का एक तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। अब जो लॉलीपॉप दिया आजादी को, लॉलीपॉप ऐसे नहीं जेंडर में नहीं लिखना है, वैसे जनरल बता रहा हूँ, जेंडर के स्टडीज के अंदर आप लोगों ने काम बंद कर दिया।